बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल। खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। पीयूष जैन केस की जांच में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हरकत शुरू कर दी है। पीयूष जैन के पास से करोड़ों के कैश बरामद हुए हैं। ऐसे में अब ईडी पीयूष के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। ईडी बैंक अकाउंट खंगाल रही है ताकि पैसे के पूरे लेन देन के अंतिम छोर का पता लगाया जा सके। साथ ही ईडी जीएसटी के सबूतों को अपनी जांच का हिस्सा भी बनाएगी। इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर छापेमारी जारी है। अब तक 257 करोड़ रुपया कैश बरामदगी हो चुकी है। पीयूष जैन गिरफ्तार हो चुका है। अब वह कानपुर के कांकदेव थाने में जमीन पर लेटा हुआ है। पीयूष जैन पर करोड़ों की हेराफेरी का भी आरोप है। काकादेव थाना कानपुर से ये दृश्य आ रहे हैं, जहां पीयूष जैन जमीन पर लेटा हुआ दिख रहा है। कंबल ओढ़ के अपना चेहरा छुपाकर लेटा तो हुआ है, लेकिन उसके काम पर से पर्दाफाश हो चुका है। 257 करोड़ रुपया कैश, उसके साथ कई किलोग्राम सोना, कई किलोग्राम चांदी सब बरामद हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ी रिकवरी इतिहास में वो पीयूष जैन से हुई है। कल तक जिस इत्र व्यापारी को कोई नहीं जानता था, मगर आज वो पूरे देश में मशहूर हो गया, सिर्फ इस वजह से कि उसके घर से करोड़ों रुपया निकलता जा रहा है। यानी कानपुर का धन कुबेर, जिसके पीछे सेंट्रल जीएसटी की टीम, डीजीजीआई की टीम 60 घंटे से लगातार लगी और अपनी पूछताछ कर रही है। जैसे जैसे पूछताछ का दायरा बढ़ता गया, वैसे वैसे किलोमीटर्स भी बढ़ते गए। जहां एक और कानपुर, तो कानपुर के बाद कन्नौज से को पार करते हुए अभी भी तमाम ऑफिसर्स वहां जुटे हुए हैं। एक के बाद एक खजाने मिलना और एक के बाद एक सोना चांदी मिलना, यानी करोड़ों रुपए के धन कुबेर की अगर बात की जाए तो करोड़ों का धन कुबेर आज जो हमेशा ऐश करता था, आज वो पीयूष जैन बैठा है। देख सकते हैं कि पीयूष जैन से सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 आप तक दिखा रहा है कि वो व्यक्ति जो हमेशा ठाट बाट में रहने वाला व्यक्ति आज किस तरह टाट पे लेटा है। कहीं ना कहीं आज उसने सपने में नहीं सोचा होगा कि उसे ये दिन देखना पड़ेगा कि उसको थाने की अंदर जमीन पर सोना पड़े। यानी वक्त कैसे करोड़ बदला और करोड़पति व्यक्ति जिसके घर से बाथरूम, लैट्रिन, डस्टबिन और गार्बेज के अंदर से करोड़ों मिले, वो आज जमीन पर लेटा है। मनीष शुक्ला बीजेपी से और अजीज खान समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले कन्नौज चलते हैं। लोकेश दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कानपुर से अमित गंजू भी जुड़ रहे हैं। लोकेश, बताइए आप इस वक्त कहाँ हैं कन्नौज में? 257 करोड़ रुपए और अब भी गिनती चल रही है। कहाँ से मिला है कैश? जी आपको बता दें, मैं पीयूष जैन के पैतृक घर पर समय खड़ा हूँ। यहाँ पर टीम जो है अंदर अभी भी सर्च ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ में नोटों को एसबीआई की एक टीम आई हुई है, 8 लोगों की टीम है और 3 मशीन लेकर आई है नोटों को गिनने के लिए। और वो अंदर नोटों की गिनती चल रही है, बराबर नोट गिने जा रहे हैं, इनकी आवाज बाहर आ रही है। जैसे जैसे नोट की गिनती शुरू हो रही है, वैसे वैसे पीयूष जैन का दिल भी धड़क रहा हुआ, क्योंकि किसी को भरोसा नहीं था कि इस घर में इतनी बड़ी बरामदगी होगी। अगर लोगों की माने तो करोड़ों रुपए इस पीयूष जैन के घर से बरामद हुए हैं। जहाँ तक बात है सोने की, सोना अभी कितना सोना मिलने की अभी तक यहाँ घर से कोई जानकारी नहीं आ पा रही है कि यहाँ कितनी भारी मात्रा में सोना मिला, लेकिन नकदी जो है वो करोड़ों की तादाद में है और उसको गिना जा रहा है। जी, तो कन्नौज में अभी भी गिनती चल रही है। अमित गंजू वहां पर हैं, जहां अभी फिलहाल काकादेव जेल में कानपुर में ये तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, जहां पीयूष जैन जमीन पर लेटा हुआ, कंबल ओढ़े, चेहरा छुपाया हुआ बैठा है। अजीज खान और मनीष शुक्ला जी हमारे साथ हैं। आप दोनों को मेरा नमस्ते। अजीज खान जी, ये परफ्यूम तो थोड़ा महंगा ही पड़ गया लग रहा है। और बीजेपी का जो परफ्यूम है वो सुगंध नहीं फैलाता है, वो दुर्गंध फैलाता है।
और आज दुर्गंध पूरे देश में लोगों को एहसास हो रहा है, दुर्गंध फैल रहा है। ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे साहब कि नोटबंदी कर दी, जीएसटी लागू कर दिया, अब तो काला बाजारी खत्म, अब तो काला धन खत्म। ये काला धन कहां से निकल रहा है? जवाब देना। यूपी में जो भ्रष्टाचार और काला बाजारी का जो डबल इंजन चल रहा है, वो डबल इंजन जो है वो फेल हो चुका। जो महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ी है बड़े स्तर पे, वो ऐसे ही कारोबारी, ऐसे उन्हीं के पास पैसा आज जमा है, रखा है, गोदामों में, दराजों में रखा हुआ है। ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। मैं कहना चाह रहा हूँ ये व्यापारी कौन है, जरा इसके बारे में हम पड़ताल कर लें। पड़ताल किया गया। ये व्यापारी चंदा देता था बड़े स्तर पर और बीजेपी से बड़ा कनेक्शन था। आज जब चंदा ज्यादा मांगा गया, चंदा कम मिला, तो कार्रवाई हो गई। मैं कहना चाह रहा हूं, देखिए ना, उसका प्रूफ है। पर प्रूफ है 19-20 में जो चंदा मिला 2,500 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड से बीजेपी को मिला। उसके बाद 18-19 में 1470 करोड़ रुपए मिला था। सवाल इस बात का 76% चंदा कैसे बढ़ा? ऐसे ही दबाव बना करके। ये चंदा का खेल है, ये चंदा जीवी लोग हैं। और जो बड़े बड़े दावे और वादे कर रहे थे माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, वो दावे कहां गए? सब मैं जानना चाह रहा हूं। अब तो दुर्गंध फैल रहा है इस चित्र का। नरसिम्हन जी अजीज खान साहब, आपने देखिए परफ्यूम लॉन्च आपकी पार्टी के द्वारा किया गया, लेकिन दुर्गंध बीजेपी फैला रही है। और ये देखिए 257 करोड़ रुपए की करवट तो बहुत महंगी करवट है। मनीष शुक्ला जी, कई आरोप आप पर भी लग रहे हैं कि भाई आप ही के शरण में थे, आप ही के छत्र छाया में पल रहे थे, इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया तो आपने छापे मरवा दिए, कह रहे हैं अजीज खान साहब। चलिए आनंद जी, कम से कम अखिलेश यादव प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि क्यों छापा पड़ा है, नहीं तो ये भी कर डालते अब तक। देखिए, इत्र बना रहे हैं समाजवादी पार्टी का, व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी के, इससे बड़ा विरोधाभास कोई हो सकता है? अभी जब इसके पहले आईटी की रेड पड़ी थी कुछ लोगों के ऊपर, तो छाती कौन पीट रहा था? अखिलेश यादव पीट रहे थे, अरे अभी तो जीएसटी है, अभी तो सीबीआई है, अभी तो ईडी है। मेरी बातों को शब्दशः मत लीजिएगा, चोर को ही पता होता है कि पुलिस कभी भी आ सकती है। और अखिलेश यादव का जो रोना था ध्यान में आ गया, क्यों रो रहे थे, क्यों छाती पीट रहे थे, क्यों परेशान थे। ये जो कन्नौज वाले इत्र वाले हैं, इससे लोगों को समझ में आ गया। देखिए आनंद जी, मेरे 2-3 सवाल हैं। नोटबंदी का विरोध कौन कर रहा था? अखिलेश यादव। नकदी लेन देन चलती रहे और प्लास्टिक मनी का उपयोग न हो, इसकी मांग कौन कर रहा था? अखिलेश यादव। आईटी रेट का विरोध कौन करते हैं? अखिलेश यादव। जमीनों को कब्जा कौन कराते हैं तीर मुख्तार से? अखिलेश यादव। इस तरह के जितने भी धंधे हैं, चाहे वो जमीनों का कब्जा हो, दुकानों का कब्जा हो, या भ्रष्टाचार का विषय हो, या कोई संवैधानिक संस्था जब अपना काम करती है तो ये कह के कि चुनाव है भैया, चुनाव है। देखिए, कोई इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हवाला देता है, कोई जमीन और नकदी का हवाला देता है, लेकिन सवाल तो मेरा ये है कि कन्नौज के एक व्यापारी के पास उसके घर से 257 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 5 सेकंड, ये किसके पैसे हैं? सेकंड दे दीजिए जी। मेरा बस एक सवाल है कि चुनाव है, चुनाव के दौरान आईटी न रेट डाले, ईडी न रेट डाले और तमाम संस्थाएं रेट न डाले। अभी 5-6 दिन पहले किसका बयान आया? अखिलेश यादव का बयान आया ना। अकेले वही नेता थे जो कह रहे थे कि चुनाव को देख के पढ़ रहा है। तो आज जब पढ़ के निकल गया सामने, तो स्वीकार करो जो तुम्हारे साथ था उसको भी छोड़ दे रहे हो, इसका ये मतलब पर है। ये तो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ कि ये पैसा अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी से किसी तरह जुड़ा हुआ है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि कन्नौज का एक व्यापारी अगर 40 कंपनियां फर्जी खोल के 257 करोड़ रुपए और कई किलोग्राम सोना और चांदी लेकर बैठा है, तो कहां पर लोग कितना कैश लेकर बैठे हैं अजीज खान जी? जी नरसिम्हन जी, वही मेरा सवाल था। शासन सत्ता में केंद्र से लेके स्टेट में ये बैठे हैं, सवाल समाजवादी कर रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, समाजवादी इत्र पम्मी जैन ने बनाया था और पीयूष जैन और पम्मी जैन में कोई कनेक्शन नहीं है। आनंद नरसिम्हन का रिश्तेदारी कोई जरूरी नहीं पीवी नरसिम्हन से हो। नरसिम्हन लग जाने से इसका मतलब नहीं रिश्तेदारी है, पहली बात। दूसरी बात, ये तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि साहब, हमारे नेताओं के यहाँ इन्होंने छापा मारा, जब 17,000 रुपए मिले, ये फ्रस्ट्रेट हो गए। कहीं ना कहीं ये निकल करके आया जो इनके कारोबारी है, जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो इनको एहसास हुआ। और ये जरा बताएं कि उत्तर प्रदेश से लेके केंद्र तक इनकी सरकार है, ये पैसे कैसे निकल रहे हैं? इसका जवाब देना। ये आरोप तो आनंद लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पकड़ रहे हैं। इनको शर्म नहीं आ रही है? समाजवादी से क्या लेना देना भाई? पम्मी जैन हमारे में इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पीयूष जैन से जुड़ी हुई। कुछ ही देर में पीयूष जैन की पेशी होगी कोर्ट में।
अभी हेलट अस्पताल में पीयूष जैन का मेडिकल चल रहा है। मेडिकल के बाद कोर्ट में होगी पेशी। जो ये तस्वीरें जेल के अंदर आपने देखी थी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। पीयूष के घर से 257 करोड़ रुपए मिलने का मामला है, कैश में और फिर सोना और चांदी। ये सिर्फ एक घर के अंदर कई जगह छुपाया हुआ इतनी सारी नकदी है। अभी फिलहाल पीयूष जैन जो थोड़ी देर पहले वहां काकादेव के जेल के एक सेल में जमीन पर सोए हुए, कंबल ओढ़े हुए पाए गए। अभी इनका मेडिकल हो रहा है। मेडिकल के बाद इनकी कोर्ट में पेशी होगी। अब भाई पकड़े गए हैं तभी तो इतना सब निकल रहा है। मनीष शुक्ला जी क्या कहेंगे? पीयूष जैन और पम्मी जैन दोनों अलग अलग लोग हैं, परफ्यूम बना रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं समाजवादी से जुड़े हैं। ये कानून लेकर हमारी सरकार आई तो भी अखिलेश यादव विरोध कर रहे थे। आज उसी का कारण, उसी के नाते से 1-2 ट्रक गुजरात में पकड़ा जाता है और उसी कानून के तहत उत्तर प्रदेश में रेड डालने की अनुमति होती है। पहले के कानून होते तो अखिलेश यादव के समर्थक इसी तरह बचते रहते, जैसे पहले बचते रहे हैं। जैसे इन्होंने जमीनों दुकानों पर कब्जा कराया था, जैसे भ्रष्टाचार कराया था। और भ्रष्टाचार, और देखिए तर्क क्या देते थे कि भाई देखो चुनाव है, चुनाव के दौरान कोई संवैधानिक संस्थाएं काम न करे। अखिलेश यादव का कहना था कि ये रेड क्यों पड़ रही है, क्यों सीबीआई, ईडी और या आईटी रेड डालती है। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कभी कहा कि रेड नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव के दौरान ब्लैक मनी का प्रयोग छोड़ दिया जाए, खुलेआम होने दिया जाए, ये अखिलेश यादव के नहीं तो आप ये मान रहे हैं कि ब्लैक मनी है? आप ये मान रहे हैं ब्लैक मनी है शुक्ला जी? मेरा तो सवाल ये है कि भाई कन्नौज में एक बिजनेसमैन, एक व्यापारी के पास 257 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो ये किसके पास कितना पैसा घूम रहा है? आप मुझे ये तो बताइए। आनंद जी, जो तमाम संस्थाएं हैं, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे आईटी हो, चाहे जीएसटी हो, इसका गठन क्यों किया गया है? इसी प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए, नियमित लोग हो इसके लिए, और जो अनियमितता करे उसकी गिरफ्तारी हो। सरकार की एजेंसी ने गिरफ्तार किया है ना, अखिलेश यादव जी ने थोड़ी गिरफ्तार किया है। सरकार की एजेंसी, इसका मतलब चौकन्नी है और अपना काम कर रही है। लेकिन वन नेशन वन टैक्सेशन का विरोध अखिलेश यादव करते हैं, नोटबंदी का विरोध करते हैं, आईटी और जीएसटी के रेट का विरोध करते हैं, मुख्तार अतीक कब्जा की जमीन को करते हैं, उसका विरोध करते हैं, प्लास्टिक मनी चले, नकदी व्यवहार कम हो, इसका विरोध अखिलेश यादव करते हैं। तो ये सारे व्यवहार पैसा तो अखिलेश यादव के हैं। देखिए अखिलेश यादव, बीजेपी, आप लोग आपस में ये सियासी पिंग पोंग खेलिए, लेकिन अजीज खान साहब ये तो बताइए ये पैसे किसके हैं? अब किसके चुनाव में, किसके कैंपेनिंग में इसका असर पड़ने वाला है? 257 करोड़ रुपया भैया बहुत ज्यादा होता है। यही तो नरसिम्हन जी सवाल है कि शासन सत्ता में ये बैठे हैं, कारोबारी इनका टच इनसे है, ये बताए ना। पहली सवाल, पहला मैटर। और मैं जानना चाह रहा हूँ, 2-3 सवाल किया मनीष जी ने। आईटी रेट पे बड़ा सवाल उठ रहा है साहब समाजवादी पार्टी। अरे मैं तो कह रहा हूँ ना, जब चुनाव आता है तो विपक्षी नेताओं के ऊपर छापे मारते हैं आप, और 70,000 रुपए निकलता है। पश्चिम बंगाल में दीदी को परेशान करते हैं, महाराष्ट्र में शरद पवार को परेशान करते हैं, अजीत पवार को परेशान करते हैं, अशोक गहलोत को उधर परेशान। अरे सर मुझे मौका दे, अशोक गहलोत को वहां परेशान करते हैं। ये तो गजब इन लोगों का नजरिया है। आपको जब चुनाव हारने लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप आईटी का इस्तेमाल करते हैं। वो तो मैंने पहले भी कहा, अगर वाकई में आपको छापा मारना है, मैं आपको क्लू देता हूँ। मुद्रा बंदरगाह पे 21,000 करोड़ रुपए का वहां हीरोइन पकड़ा गया। साहब अरे थोड़ा 24,000 किलोग्राम, सुनिए मेरी बात, 24,000 किलोग्राम हीरोइन जो है वो गुजरात में, ये डेक्कन क्रॉनिकल अखबार ने छापा कि वहां से पूरे देश में सप्लाई हो रहा है। साहब कहाँ छापा मारा? अरे भाई आप ये तो अजीज खान जी, ये तो तर्क ही आपने गलत दे दिया। मैं बताऊं क्यों? अगर सरकार की मिली भगत होती तो पकड़े कहां से जाते? अब वो सिर्फ 3 टन पकड़ा, उससे पहले 24 टन आया था, लेकिन अभी फिर से 400 किलोग्राम पकड़ा गया, जो गुजरात से राजस्थान होते हुए पंजाब जाने वाला था। वो गुजरात से राजस्थान होते हुए पंजाब जाने वाला था। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो पकड़ा गया है 257 करोड़ रुपया, इसकी वजह से किसके चुनाव प्रचार में तकलीफ होने वाली है? मनीष शुक्ला कुछ कहना चाहते हैं आपसे? अजीज खान जी बिल्कुल, आपने पूछा, चलिए मनीष बताएं। आनंद जी देखिए, ये लोग लगातार इसी तरह के धंधे में लगे हुए थे। अतीक अहमद ने जमीनों को कब्जा किया था, कल मुख्यमंत्री जी ने 75 आवास गरीबों को बना के दिए। आज चैनल पर बैठ के अजीत, उस जो लूट हुई थी अतीक अहमद के द्वारा,
अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के संरक्षण में, उसके लिए माफी मांगेंगे? इस तरह के तमाम धंधों की सरगना केवल एक है, वो समाजवादी पार्टी है। और संवैधानिक संस्थाएं चुनाव के दौरान घर बैठ जाए। देखिए फिर तर्क दे रहे हैं क्या टिकट क्यों पड़ रही है। अगर घर बैठ जाती जीएसटी संस्था, वो भी तो संवैधानिक संस्था उसकी तरफ से है, तो इतने रुपए कहाँ जाते? अच्छा, दो शब्द बोलना चाह रहा हूं। अच्छा, एक मिनट अजीज जी, एक मिनट रुकिएगा। मैं बस जरा टीम से पता करने की कोशिश करूंगा कि लोकेश हमारे साथ अभी भी कन्नौज से हैं कि नहीं। लोकेश, एक बात बताइए, कहां से उनके घर पे पैसा मिला है, और क्या सारे नए नोट हैं? सारे ये सारे जो हैं 2000 के नोट दिख रहे हैं। जी, आपको बता दें कन्नौज में जो बताया जा रहा है कि घर जहां इस समय हम खड़े हैं, ये पैतृक आवास है। इस घर में उनके बेडरूम और तहखाना, जैसा सूत्र हमारे बता रहे हैं, इन दो जगह से पैसा मिला है। और भारी तादाद में ये मिली थी, क्योंकि इनमें से और रही बात, नए सारे जो नोट है वो 2000 के हैं और 500 के हैं, और उनमें भी सबसे ज्यादा तादाद जो है वो 2000 रुपए के नोटों की बताई जा रही है। 2000 नोटों की बताई जा रही है। और अभी भी क्या कितनी गिनती के मशीनें वहां आई हैं? बताया जा रहा है कि एसबीआई की तरफ से 3 नोट गिनने की मशीनें और आई हैं वहां। जी हाँ, एसबीआई की तरफ से 3 नोट गिनने की मशीनें आई हैं, और 8 जो सदस्य हैं एसबीआई बैंक के कर्मी हैं, वो नोटों को गिन रहे हैं। अभी भी गिन रहे हैं? तो अब भी क्या नोटों की गड्डियां बची हैं? अब भी गणना गिनती के लिए कितनी गड्डियां बची हैं? कहां से कितनी बोरियां मिली हैं? देखिए, नोटों की गिनती के लिए एसबीआई की टीम आज यहाँ पहुंची है। अभी तक तो जो टीम आई थी, डीजीजी आई थी, वो टीम अभी तक सर्च कर रही थी। अब उन्होंने जो हमारे सूत्र हैं अंदर से बता रहे हैं कि उन्होंने जो कैश था वो पूरा बरामद कर लिया है। सारे घरों को चेक कर लिया, जो इनके 3 पॉइंट थे, और उन तीनों पॉइंट से निकाल के कैश को एक कमरे में रखा गया है, जहाँ पे एसबीआई की टीम को बैठाया गया। एसबीआई की टीम आज लगभग 11:15 बजे यहाँ पहुंची है। इसमें गिनती का काम शुरू किया है। 3 मशीनें लगी हुई, 8 कर्मचारी हैं जो नोटों को गिन रहे हैं। एक मशीन, ये 4 गड्डियां जो गिनी जाएंगी, यानी कि आप कहें कि एक बार में 1200 गड्डियां तैयार करेंगे एसबीआई के कर्मचारी। 1200 गड्डियां नोटों की, 2000 और 500 की, और उसके साथ कई किलोग्राम सोना और चांदी। अजीज खान जी और मनीष शुक्ला जी, आपका धन्यवाद। लोकेश, धन्यवाद। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, अखाड़ा में सीधा उस पर जाना होगा। पंजाब में गठबंधन को लेकर बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया है। बीजेपी कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी संयुक्त अकाली दल के साथ गठबंधन करेगी। ये ऐलान आज गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। पंजाब में गठबंधन को लेकर बीजेपी की दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। बैठक केंद्रीय मंत्री अमित शाह के घर पर हुई। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गजेंद्र शेखावत भी मौजूद थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ सुखदेव सिंह ढींडसा भी बैठक में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं 117 सीटों का ये जो जोड़ तोड़ है, उसमें कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जा रहा है पंजाब में कि बीजेपी के पास अमूमन ज़्यादा सीटें होंगी। 80 के करीब सीटें बीजेपी के पास होंगी। अटकलें तो ये लगाई जा रही हैं। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी, उनको 20 से 25 सीटें, और बाकी सीटें सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी संयुक्त अकाली दल को दी जाएंगी। अमित पांडे जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। अमित, सीट शेयरिंग की बात कुछ दिन पहले गजेंद्र शेखावत जी ने कहा कि हम बाद में बताएंगे, क्योंकि सुखदेव सिंह ढींडसा के साथ भी अलायंस की बात पूरी होनी थी। अब क्या लगाया जा रहा है अनुमान कि किसको कितनी सीटें होंगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी इस गठबंधन को लीड करेगी, और 60 से 70 सीटों के बीच में, जहां तक सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी को सीट मिलने का अनुमान है। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है, उसको 25 से 30 सीट, और बाकी की जो करीब 17 सीटें हैं, 15 से 17 सीटें हैं, वो सुखदेव सिंह ढींडसा की पार्टी को है। मूलतः ओबीसी और दलित वोट जो है, उन पर इस गठबंधन की नजर है। और अकाली बसपा गठबंधन के बाद अब पंजाब में यह दूसरा गठबंधन खड़ा हो गया है, और संयुक्त रूप से इसका खाका अब से थोड़ी ही देर पहले इन तीनों पार्टी के शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में तैयार हुआ है। जी, तो फिर अगुवाई अगर बीजेपी होगा तो मुख्यमंत्री का चेहरा इस गठबंधन की तरफ से किसको पेश किया जाएगा? और क्या अब क्या कहीं हमने यह सवाल गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा आखिरकार, क्योंकि एक आपके सामने पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अकाली के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो इस पर फिलहाल उनकी ओर से जवाब नहीं आया। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि
हर वर्ग की नुमाइंदगी रहेगी और खास तौर पर जो ध्यान है वह ओबीसी और दलित वोटर्स पे रहेगा और उसी हिसाब से यह गठबंधन आगे बढ़ेगा। जिस दल की जिस इलाके में नुमाइंदगी है, प्रतिनिधित्व ज्यादा है, वहां पर उस पार्टी के उम्मीदवार ज्यादा उतरेंगे। अमित, धन्यवाद आपके अपडेट्स के लिए। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी अपना पूरा जोर लगा रही है। शनिवार को गुड गवर्नेंस डे के दिन मैं अमेठी गया, जहां मैंने अमेठी की एमपी स्मृति ईरानी से बात की और उनका कहना है कि अब की बार भी बीजेपी की ही वापसी होगी। There was a leader who I was speaking to recently and they said कि सड़क बनाने से वोट नहीं मिलता। मायावती ने भी सड़कें बनाई, इसलिए आपने सड़क नहीं बनाई, इसलिए आपने सड़कें नहीं बनाई क्योंकि आप वोट की राजनीति कर रहे थे। बेसिकली हम विकास की राष्ट्र नीति करते हैं, वो सड़क की और वोट की राजनीति कर रहे हैं। तो उनको ये लगा कि सड़क बनाने से वोट नहीं मिलता, चलिए सड़क नहीं बनाते। टॉयलेट बनाने से वोट नहीं मिलता, चलिए टॉयलेट नहीं बनाते। टॉयलेट हमारे मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं था, लेकिन दरकार थी जनता की ना, औरतों की दरकार थी। हमारे देश में कभी किसी औरत ने जाके किसी नेता से नहीं कहा मुझे टॉयलेट बना दो। शर्म आती थी कि कैसे जाके बोलूं। एक नेता, और वो भी एक पुरुष नेता, ने कहा भाई ये एक औरत का सबसे पहला अधिकार है, दिन की शुरुआत ही संघर्ष से होती है। तो हाँ, हमने मैनिफेस्टो में नहीं कहा था टॉयलेट बनाना है, लेकिन इस बात का हमें एहसास था कि लोगों ने हमें स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वोट नहीं दिया। इन छोटी छोटी चीज़ों में जनता की जो दरकार है उसके लिए। अब छोटी चीज़, आनंद मैं आपको बताऊं, यहाँ पे खाद की कभी रैक ही नहीं उतरी। 70 साल की आज़ादी में एक खाद की रैक नहीं उतरी अमेठी में। जब मैं पहली बार यहाँ आई, और मुझे याद है कि 2014 के चुनाव के बाद तब के राज्य कृषि मंत्री संजीव बालियान ने आए थे। उन्होंने जनता से कहा क्या चाहिए, किसानों ने कहा भैया पहले खाद की एक रैक दिला दो, आज तक नहीं मिली। ये अपने यहाँ पर जो किसानों का दम भरते हैं, एक खाद की रैक नहीं ला पाए। और मैं देश भर के नागरिकों से कहना चाहती हूँ, एक बार आइए यहाँ से सुनिए क्या क्या हमको इन 7 सालों में करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने यहाँ ना टॉयलेट बनाया, ना घर बनाया गरीब के लिए, ना खाद की एक रैक उतारी 70 साल में। यहाँ का पहला सॉइल टेस्टिंग लैब मोदी ने बनवाया। भाई लड़की लड़का में फंसे हुए हैं, but फंसे हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं emotion is what works. Will the people actually remember all this work that's been done, or will they expect? Because you have a challenge in the poll season. What? You have Uttar Pradesh is going to polls. You are going back to go back as a mandate, as an MP also. The amount of work we've done on Vikas. Like I said, the fact that you have somebody from the opposition saying सड़क बनाने से वोट नहीं मिलता, मतलब इसलिए नहीं बनाई थी कि वोट चाहिए था। हाँ, it was not समाज नहीं बनाना था, राष्ट्र नहीं बनाना था, वोट बनाना था, बैंक बनाना था। There is also I had gone to Kashi. So Kashi, one of the former Congress secretaries of UP Uttar Pradesh had महादेव said, को वोट में डालोगे? नहीं, उन्होंने कहा कि औचित्यहीन विकास हो रहा है। What they said is that whatever is being, औचित्यहीन? yeah, because it is not actually going to benefit the people. There is a lot for show which is happening. But is it actually, is it actually helping the people? बाबा के भक्तों से पूछो ना। काशी का जो कॉरिडोर बना, वो कांग्रेस पार्टी उसको वोट की दृष्टि से देखती है। बाबा के भक्तों से पूछो भाई। गंगा मैया के तट पे उतरकर बाबा के साक्षात दर्शन करना, इसीलिए शायद उनका जो युवराज है वो गंगा स्नान का अपमान करता है। हिंदू कभी गंगा स्नान का अपमान नहीं कर सकता, किसी का भी हो, कुंभ में हो या अकेले हो। शाश्वत सत्य ये है कि आज अगर वो बाबा के दरबार को वोट की दृष्टि से देखते हैं तो आप समझ पाएंगे कि वो हिंदुत्व क्या, हिंदू होने अभी नहीं समझते। बट द एक्यूजेशन इज कि वो जो बाबा का दरबार आपने किया है वो वोट की दृष्टि से किया है। द डेवलपमेंट हैज हैपेंड इन खिड़किया, दशाश्वमेध, बट आगे के घाट में क्या हुआ? नाम पे, सांसद के नाम पे कोई चुनौती है काशी में? जेन्युइनली आपको लगता है?
आप मुझे बताइए, दिल पे हाथ रख, नरेंद्र मोदी को चुनौती है सांसद देखिए, के काशी नाते। वासियों से तो मैंने बात किया तो उन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो काम किया पिछले 7 साल में और लोगों ने सिर्फ नहीं क्या किया। बहुत लोगों ने कहा। काशी के सिर्फ कॉरिडोर का काम किया है, वहाँ पे ब्रिजेस नहीं बनाए, वहाँ पे सड़कें नहीं ठीक की, वहाँ पे नल से जल की व्यवस्थाएं नहीं की, वहाँ पे टॉयलेट नहीं दिया, वहाँ गरीब के लिए घर नहीं बना क्या? गोवर्धन का एक्चुअली गोबर से गैस बनाना या फिर इस प्रकार की रिन्यूएबल एनर्जी की सारी व्यवस्थाएं करना, ये सब नहीं हुआ क्या? वहाँ पे हुआ है। और एक मोदी ने बाबा के चरणों में एक काम क्या कर लिया, जलन हो गई कांग्रेस के नेताओं को। हम तो कहते हैं सौभाग्य तुम्हारा भी है भैया, हमारा भी, बाकी सब छोड़ो, जितने बाबा के भक्त हैं वो आनंदित नहीं है क्या? जो बाबा के भक्त हैं वो तो आनंदित हैं, उनसे भी मैंने बात की। आई स्पोक टू अनुराग जी, संसद में मेरे साथी श्री सुरेश कश्यप जी, किशन कपूर जी, बहन इंदु गोस्वामी जी और हिमाचल के कोने कोने से यहां पधारे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस महीने काशी विश्वनाथारे दर्शन करने बाद आज इस छोटी काशी मंज बाबा भूतनाथरा, पंचवक्त्रारा, महामृत्युंजयरा आशीर्वाद लेने रा मौका मिलिया। देवभूमि रे सभी देवी देवतियां जो मेरा नमन। साथियों, हिमाचल से मेरा हमेशा से एक भावात्मक रिश्ता रहा है। हिमाचल की धरती ने, हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मेरे जीवन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई है। और आज मैं जब आपके बीच आया हूं और मैं जब भी मंडी आता हूं तो मंडी री सेपू बड़ी, कचौरी और बदाने रे मिठा की याद आ ही जाती है। साथियों, आज डबल इंजन की सरकार के भी 4 साल पूरे हुए हैं। सेवा और सिद्धि के इन 4 सालों के लिए हिमाचल के जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इतनी बड़ी तादाद में और ऐसी कड़ाके की ठंड में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आना, इसका मतलब ही है कि इन 4 साल में हिमाचल को तेज गति से आगे बढ़ते हुए आपने देखा है। जयराम जी और उनकी परिश्रमी टीम ने हिमाचल वासियों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।
इन 4 वर्षों में 2 साल हमने मजबूती से कोरोना से भी लड़ाई लड़ी है और विकास के कार्यों को भी रुकने नहीं दिया। बीते 4 सालों में हिमाचल को पहला एम्स मिला, हमीरपुर, मंडी, चंबा और सिरमौर में 4 नए मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए। हिमाचल की कनेक्टिविटी को सशक्त करने के लिए अनेक विध प्रयास भी जारी हैं। भाई और बहनों, आज यहां मंच पर आने से पहले मैं हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक विकास से जुड़े कार्यक्रमों में इन्वेस्टर्स मीट में शामिल हुआ और यहां एक जो प्रदर्शनी लगी है उसे देख करके भी मन अभिभूत हो गया। इसमें हिमाचल में हजारों करोड़ रुपए के निवेश का, युवाओं के लिए अनेक नए रोजगार का मार्ग बना है। अभी यहां थोड़ी देर पहले 11,000 करोड़ रुपए की लागत वाले 4 बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास या फिर लोकार्पण भी किया गया है। इनसे हिमाचल की आय बढ़ेगी और रोजगार के हजारों अवसर भी बढ़ेंगे। सावड़ा कुड्डू प्रोजेक्ट हो, लूहरी प्रोजेक्ट हो, धौला सिद्ध प्रोजेक्ट हो या रेणुका जी प्रोजेक्ट, ये सभी हिमाचल की आकांक्षा और देश की आवश्यकता की पूर्ति दोनों के माध्यम से होने वाली है। सावड़ा कुड्डू बांध तो पियानो की आकृति वाला एशिया का पहला ऐसा बांध है। यहां पैदा हुई बिजली से हिमाचल को हर वर्ष लगभग 125 करोड़ रुपए की आय होगी। साथियों, श्री रेणुका जी हमारी आस्था का अहम केंद्र है। भगवान परशुराम और उनकी मां रेणुका जी के स्नेह की प्रतीक इस भूमि से आज देश के विकास के लिए भी एक धारा निकली है। गिरी नदी पर बन रही श्री रेणुका जी बांध परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो एक बड़े क्षेत्र को इससे सीधा लाभ होगा। इस प्रोजेक्ट से जो भी आय होगी उसका भी एक बड़ा हिस्सा यहीं के विकास पर खर्च होगा। साथियों, देश के नागरिकों का जीवन आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें बिजली की बहुत बड़ी भूमिका है। बिजली पड़ने के लिए, बिजली घर के काम निपटाने के लिए, बिजली उद्योगों के लिए और इतना ही नहीं, अब तो बिजली मोबाइल चार्ज करने के लिए, उसके बिना कोई रह ही नहीं सकता। आप जानते हैं हमारी सरकार का ईज ऑफ लिविंग मॉडल पर्यावरण के प्रति सचेत और पर्यावरण की रक्षा करने में भी मदद कर रहा है। आज यहां जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है वो भी क्लाइमेट फ्रेंडली न्यू इंडिया की तरफ देश का एक मजबूत कदम है।
आज पूरा विश्व भारत की इस बात की प्रशंसा कर रहा है कि हमारा देश किस तरह पर्यावरण को बचाते हुए विकास को गति दे रहा है। सोलर पावर से लेकर हाइड्रो पावर तक, पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक हमारा देश रिन्यूएबल एनर्जी के हर संसाधन को पूरी तरह से इस्तेमाल करने के लिए निरंतर काम कर रहा है। मकसद यही है कि देश के नागरिकों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो और भारत अपने लक्ष्यों को किस तरह प्राप्त कर रहा है उसका एक उदाहरण देश की बढ़ती इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी भी है। साथियों, भारत ने 2016 में ये लक्ष्य रखा था कि वो साल 2030 तक अपनी इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी का 40% नॉन फोसिल एनर्जी सोर्स से पूरा करेगा। आज हर भारतीय को इसका गर्व होगा कि भारत ने अपना ये लक्ष्य इस साल नवंबर में ही प्राप्त कर लिया है। यानी जो लक्ष्य 2030 का था, भारत ने वो 2021 में ही हासिल कर लिया। ये है आज भारत के काम करने की रफ्तार, हमारे काम करने की रफ्तार। साथियों, पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार उसे लेकर भी सतर्क है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ ही हमारी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके आज उसका इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है। आज आपसे बात करते हुए मैं हिमाचल आने वाले देश के कोने कोने से लोग यहां आते हैं। हिमाचल आने वाले सभी पर्यटकों से भी आग्रह करना चाहता हूं, हिमाचल को स्वच्छ रखने में, प्लास्टिक और अन्य कचरे से मुक्त रखने में पर्यटकों का भी दायित्व बहुत बड़ा है। इधर उधर फैला प्लास्टिक, नदियों में जाता प्लास्टिक हिमाचल को जो नुकसान पहुंचा रहा है, उसे रोकने के लिए हमें मिलकर प्रयास करना होगा। साथियों, देवभूमि हिमाचल को प्रकृति से जो वरदान मिला हुआ है, हमें उसे संरक्षित करना ही होगा। यहां टूरिज्म के साथ ही औद्योगिक विकास की भी अपार संभावना है। हमारी सरकार इस दिशा में भी लगातार काम कर रही है। हमारा जोर विशेष तौर पर फूड इंडस्ट्री, फार्मिंग और फार्मा पर है, और यहां फन तो है ही है। टूरिज्म का फन हिमाचल से बढ़कर कहां मिलेगा। हिमाचल की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में विस्तार की बहुत क्षमता है। इसलिए हमारी सरकार मेगा फूड पार्क से लेकर कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रही है। फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग को
प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी डबल इंजन की सरकार निरंतर काम कर रही है। आज प्राकृतिक खेती से हुई उपज की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। केमिकल मुक्त कृषि उत्पाद आज विशेष आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। मुझे खुशी है कि हिमाचल इसमें भी अच्छा काम कर रहा है। राज्य में अनेक बायो विलेज बनाए गए हैं और मैं आज विशेष रूप से हिमाचल के किसानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने प्राकृतिक खेती का रास्ता चुना है। मुझे बताया गया करीब 1.5 लाख से ज्यादा किसान इतने छोटे से राज्य में और बहुत ही कम समय में केमिकल मुक्त प्राकृतिक खेती के रास्ते पर चल पड़े हैं। और मैं आज अभी प्रदर्शनी में प्राकृतिक खेती के उत्पाद देख रहा था। उसकी साइज भी इतनी लुभावनी थी, उसके रंग रूप इतने लुभावने थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हिमाचल के किसानों को इस बात के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और देश भर के किसानों को आग्रह करता हूं कि हिमाचल ने जो रास्ता चुना है, यह रास्ता उत्तम किसानी का एक उत्तम मार्ग है। आज जब पैक फूड का चलन बढ़ रहा है तो हिमाचल इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। साथियों, हिमाचल प्रदेश देश के सबसे महत्वपूर्ण फार्मा हब में से एक है। भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, तो इसके पीछे हिमाचल की बहुत बड़ी ताकत है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश ने न सिर्फ दूसरे राज्यों बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की है। फार्मा इंडस्ट्री के साथ ही हमारी सरकार आयुष इंडस्ट्री, नेचुरल मेडिसिन से जुड़े उद्यमियों को भी बढ़ावा दे रही है। साथियों, आज देश में सरकार चलाने के 2 अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। अगर हम हिमाचल में ही देखें तो आज पहला मॉडल, जिस मॉडल को हम लेकर के आपके पास आए, वह मॉडल पूरी शक्ति से राज्य के विकास में जुटा हुआ है। इसी का परिणाम है कि हिमाचल ने अपनी पूरी वयस्क जनसंख्या को वैक्सीन देने में बाकी सबसे बाजी मार ली है। यहां जो सरकार में है वो राजनीतिक स्वार्थ में डूबे नहीं है, बल्कि उन्होंने पूरा ध्यान हिमाचल के एक एक नागरिक को वैक्सीन कैसे मिले इसमें लगाया है। और मुझे एक बार वर्चुअली इस काम में जुटे लोगों से बात करने का सौभाग्य मिला था। बड़ा प्रेरक, एक एक की बात इतनी प्रेरक थी। भाइयों बहनों, हिमाचल के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता थी, इसलिए
दूर दराज के क्षेत्रों में भी कष्ट उठा करके भी सबने वैक्सीन पहुंचाई। ये हमारा सेवा भाव, लोगों के प्रति दायित्व का एहसास है। यहां सरकार ने लोगों के विकास के लिए अनेक नई योजनाओं को लागू किया है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी बेहतर तरीके से विस्तार कर रही है। ये दिखाता है कि हिमाचल सरकार को लोगों की, गरीबों की कितनी चिंता है। साथियों, आज हमारी सरकार बेटियों को बेटों के समान अधिकार देने के लिए काम कर रही है। बेटा बेटी एक समान, और इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आई हैं तो उनके आशीर्वाद हमें इस काम के लिए ताकत देते हैं। बेटा बेटी एक समान। हमने तय किया है कि बेटियों की शादी की उम्र भी वही होनी चाहिए जिस उम्र में बेटों को शादी की इजाजत मिलती है। देखिए, सबसे ज्यादा तालियां हमारी बहनें बजा रही है। बेटियों की शादी की उम्र 21 साल होने से उन्हें पढ़ने के लिए पूरा समय भी मिलेगा और वो अपना कैरियर भी बना पाएगी। हमारे इन सारे प्रयासों के बीच आप एक दूसरा मॉडल भी देख रहे हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, अपना वोट बैंक देखता है। जिन राज्यों में वो सरकार चला रहे हैं उसमें प्राथमिकता गरीबों के कल्याण को नहीं बल्कि खुद के परिवार के कल्याण की ही है। मैं जरा चाहूंगा, देश के पंडितों से आग्रह करूंगा, जरा उन राज्यों का वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड भी जरा देख लीजिए। उनका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी इस बात का गवाह है कि उन्हें अपने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है। साथियों, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ आपकी हर आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निरंतर काम कर रही है। अब सरकार ने तय किया है कि 15 से 18 साल के बीच जो बच्चे हैं, बेटे बेटियां हैं, उनको भी 3 जनवरी सोमवार से वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगा। तीन जनवरी सोमवार से अभियान शुरू होने वाला है। मुझे विश्वास है हिमाचल प्रदेश इसमें भी शानदार काम करके दिखाएगा। देश को दिशा देने का काम हिमाचल करके रहेगा। हमारे जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, फ्रंटलाइन वर्कर हैं, वो पिछले 2 साल से कोरोना से लड़ाई में देश की एक बहुत बड़ी ताकत बने हुए हैं। उन्हें भी 10 जनवरी से प्रिकॉशन डोज देने का काम शुरू होगा। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं, उन्हें भी
डॉक्टरों की सलाह पर प्रिकॉशन डोज का विकल्प दिया गया है। ये सारे प्रयास हिमाचल के लोगों को सुरक्षा कवच तो देंगे ही, यहां के लिए जरूरी टूरिज्म सेक्टर को भी बचाने में और आगे बढ़ाने में ये बहुत मदद करेंगे। साथियों, हर देश में अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, लेकिन आज हमारे देश के लोग स्पष्ट तौर पर दो विचारधाराओं को देख रहे हैं। एक विचारधारा विलंब की है, दूसरी विचारधारा विकास की है। विलंब की विचारधारा वालों ने पहाड़ों पर रहने वाले लोगों की कभी परवाह नहीं की, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो, लोगों की बुनियादी सुविधा देने का काम हो। विलंब की विचारधारा वालों ने हिमाचल के लोगों को दशकों तक इंतजार करवाया। इसी वजह से अटल टनल के काम में बरसों का विलंब हुआ। रेणुका जी परियोजना में भी 3 दशकों का विलंब हुआ। उन लोगों की विलंब की विचारधारा से तद्दन अलग हमारा कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ विकास के लिए है, तेज गति के विकास के लिए है। हमने अटल टनल का काम पूरा करवाया। हमने चंडीगढ़ से मनाली और शिमला को जोड़ने वाली सड़क का चौड़ीकरण किया। हम सिर्फ हाईवे और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर ही विकसित नहीं कर रहे, बल्कि अनेकों जगह हम रोपवे भी लगवा रहे हैं। हम दूर दराज के गांवों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से भी जोड़ रहे हैं। साथियों, बीते 6-7 सालों में जिस तरह डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, उससे हमारी बहनों के जीवन में विशेष तौर पर बहुत बदलाव आया है। पहले खाना बनाने के लिए लकड़ी के इंतजाम में हमारी बहनों का बहुत समय बीत जाता था। आज घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा है। शौचालय की सुविधा मिलने से भी बहनों को बहुत राहत मिली है। पानी के लिए यहां की बहनों बेटियों को कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। एक समय था जब पानी का कनेक्शन पाने के लिए ही कई दिनों तक सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। आज सरकार खुद पानी का कनेक्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। आजादी के 7 दशक में हिमाचल में 7 लाख परिवारों को पाइप से पानी मिला था। 7 दशक में 7 लाख परिवारों को। सिर्फ 2 साल के भीतर ही, और वो भी कोरोना काल होते बावजूद भी, 7 लाख से अधिक नए परिवारों को पाइप से पानी मिल चुका है। 7 दशक में 7 लाख कितने? 7 दशक में कितने? जरा उधर से भी आवाज आए, कितने? 7 दशक में 7 लाख। और हमने 2 साल में दिए 7 लाख और नए। कितने दिए? 7 लाख घरों में पानी पहुंचाने का काम अब लगभग 90% आबादी के पास
नल से जल की सुविधा है। डबल इंजन सरकार का यही लाभ होता है। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। इन योजनाओं में हिमाचल के लगभग 1.25 लाख मरीजों को फ्री इलाज मिल चुका है। इसी प्रकार यहां की सरकार ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का विस्तार गृहिणी सुविधा योजना से किया, जिससे लाखों बहनों को एक नई मदद मिली। केंद्र सरकार इस मुश्किल समय में जो मुफ्त राशन पहुंचा रही है, उसको तेजी से हर लाभार्थी तक पहुंचाने का काम भी राज्य सरकार यहां कर रही है। साथियों, हिमाचल वीरों की धरती है। हिमाचल अनुशासन की धरती है। देश की आन बान और शान को बढ़ाने वाली धरती है। यहां के घर घर में देश की रक्षा करने वाले वीर बेटे बेटियां हैं। हमारी सरकार ने बीते 7 वर्षों में देश की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जो काम किए हैं, पूर्व फौजियों के लिए जो निर्णय लिए हैं, उसका भी बहुत बड़ा लाभ हिमाचल के लोगों को हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन का दशकों से अटका हुआ फैसला, विलंब वाली नीति, वो अटका हुआ फैसला हो या फिर सेना को आधुनिक हथियार और बुलेट प्रूफ जैकेट देने का काम, ठंड में परेशानी कम करने के लिए जरूरी साधन संसाधन देना हो या फिर आने जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, सरकार के प्रयासों का लाभ हिमाचल के हर घर तक पहुंच रहा है। साथियों, भारत में एक बार पर्यटन और तीर्थाटन आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं। तीर्थाटन में हिमाचल का जो सामर्थ्य है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये शिव और शक्ति का स्थान है। 5 कैलाश में से 3 कैलाश हिमाचल प्रदेश में है। इसी प्रकार हिमाचल में कई शक्तिपीठ भी है। बौद्ध आस्था और संस्कृति का भी अहम स्थान यहां मौजूद है। डबल इंजन की सरकार हिमाचल की इस ताकत को कई गुना बढ़ाने वाली है। मंडी में शिव धाम का निर्माण भी इसी प्रतिबद्धता का परिणाम है। भाइयों और बहनों, आज जब भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तब हिमाचल भी पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। यानी ये हिमाचल के लिए नई संभावनाओं पर काम करने का भी समय है। हिमाचल ने हर राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि में अग्रणी भूमिका निभाई है। आने वाले समय में भी ये उत्साह जारी रहेगा। एक बार फिर विकास और विश्वास के 5वें वर्ष की ओर नव वर्ष की मंगल कामनाएं, आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं। इतना प्यार देने के लिए, इतने आशीर्वाद देने के लिए मैं फिर एक बार इस देवभूमि को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर सरकार के 4 साल पूरा होने पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आज
कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी वहां पर किया। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यही सरकार का मेन मकसद है। हिमाचल प्रदेश जिस तरह से आगे बढ़ रहा है और कोरोना के दौरान, वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में काम हुआ है, उसने पूरे देश को एक राह दिखलाई है। अब आपको हिमाचल प्रदेश के मंडी से तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहां पर बीजेपी सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर यह खास कार्यक्रम वहां पर आयोजित किया जा रहा था और इसके अलावा जो इन्वेस्टर मीट थी उसमें भी पीएम मोदी ने शिरकत की और अभी उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया और साथ में विपक्षी पार्टियों पर भी उन्होंने बड़ा हमला यहां पर बोला। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास लेकर चल रही है। इस वक्त देश को राष्ट्रवादी विचारधारा की जरूरत है। साथियों, आज देश में सरकार चलाने के 2 अलग अलग मॉडल काम कर रहे हैं। एक मॉडल है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वहीं दूसरा मॉडल है खुद का स्वार्थ, परिवार का स्वार्थ और विकास भी खुद के परिवार का है। साथियों, पहाड़ों को प्लास्टिक की वजह से जो नुकसान हो रहा है, हमारी सरकार उसे लेकर भी सतर्क है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ देशव्यापी अभियान के साथ ही हमारी सरकार प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रही है। प्लास्टिक कचरे को रिसाइकिल करके आज उसका इस्तेमाल सड़क बनाने में हो रहा है।